नया साल आ चुका है, लेकिन हम थोड़ा पॉलिटिक्स पर ही टिके रहना चाहते थे। तो आज बात करेंगे 2023 में होने वाले स्टेट इलेक्शंस की। आप सबको नए साल की बहुत बधाई। होपफुली आपके लिए नया साल बहुत अच्छा बीते। आज बात हो रही है 2023 में होने वाले स्टेट इलेक्शंस की, क्योंकि इन्हें 2024 के पहले का सेमीफाइनल्स भी कहा जा सकता है। और सही भी है, क्योंकि इंडिया में की जो 28 स्टेट्स हैं उनमें से 9 के तो चुनाव 2023 में ही होना है। तो मैं एक मैप शेयर करता हूँ जहां से हमें पता चलेगा कि कहाँ कहाँ चुनाव हो रहे हैं, और वहां पर उन सब चुनावों के हम एक ओवरव्यू अभिषेक के साथ लेंगे। तो जो 9 स्टेट्स में चुनाव हो रहे हैं वो यहाँ पर हाईलाइटेड है। और सबसे पहले चुनाव जो स्टार्ट होंगे, और मैं अभिषेक से वही बात कर रहा था, सबसे पहले जो चुनाव स्टार्ट होंगे वो इन स्टेट्स में शुरू की तीन, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में होंगे। वैसे तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही बहुत बड़ी प्लेयर तो नहीं है, एक्सेप्ट फॉर त्रिपुरा जहाँ पर एनडीए की सरकार है और बीजेपी ने लास्ट टाइम 60 सीट्स में से 36 जीत ली। हालांकि कांग्रेस आप देख सकते हैं त्रिपुरा में जीरो, नागालैंड में जीरो, और मेघालय में तो बीजेपी भी उनकी भी सिर्फ 2 सीट है, जहां पर कांग्रेस की 21 सीट है। तो ये चुनाव अभिषेक कब हो रहे हैं, मुझे मालूम है कि सबसे पहले यही होंगे, ये कब हैं और इन स्टेट्स का क्या नेशनल लेवल पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, और इन चुनावों में आगे की बीजेपी और कांग्रेस, क्योंकि हम नेशनल दोनों पार्टीज की बात कर रहे हैं, तो उनकी क्या स्ट्रेटजी रहती है नॉर्थ ईस्ट के चुनावों को लेकर। अ, आप सभी को सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। ये जो तीन स्टेट की जो आपने बात की है, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड, इन राज्यों में फरवरी मार्च में चुनाव हो सकते हैं, हो गए। मार्च में इन तीनों राज्यों की जो विधानसभा उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो मार्च या फेब मार्च में यहाँ पे इलेक्शंस हो गए। उसके बाद अब पार्टी वाइज बात करें, जो दो बड़ी नेशनल पार्टी बीजेपी और कांग्रेस, इसमें से बीजेपी की त्रिपुरा में सरकार है और मेघालय और नागालैंड में बीजेपी के सपोर्ट से सरकार चल रही है। अब इसकी इम्पोर्टेंस बोले कि नेशनल लेवल पे क्या इम्पोर्टेंस है, कि अगर आप देखें कि अगर लोकसभा के चुनाव है 2024 में, उसके पे हम बोले कि सेमीफाइनल है, तो सीटें बहुत ज्यादा नहीं है इन तीन राज्यों में। लोकसभा की क्या 5 सीटें हैं। बट ये इम्पोर्टेंस है कि किसी समय जो नॉर्थ ईस्ट था वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। या तो कांग्रेस की सरकार रहती थी, या वहाँ की कोई अगर लोकल पार्टी है उन स्टेट्स की, उनकी सरकार रहती थी। बट अधिकतर टाइम कांग्रेस की सरकार रही है। बट 2014 के बाद से, जब से केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, कांग्रेस की पकड़ इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में कमजोर होती गई है। जैसे कि ये बताया है कि त्रिपुरा में कांग्रेस के पास लास्ट इलेक्शन में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। मेघालय में 21 सीटें जीती थी 60 में से, तब भी वो सरकार नहीं बना पाए थे। नागालैंड में एक सीट भी नहीं थी। और बीजेपी ने पिछले 10 एक साल में अपनी प्रेजेंस काफी बढ़ाई है वहाँ पे। असम में उनकी भी सरकार है। नॉर्थ ईस्ट की बात करें, इन तीन राज्यों में, त्रिपुरा में सरकार है, मेघालय और नागालैंड में सपोर्ट से सरकार चल रही है, बीजेपी सपोर्ट से। तो बीजेपी का यही है कि अपनी जो इनकी प्रेजेंस है इन राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट के, और स्पेशली इन तीन राज्यों में, यहाँ पे अपनी प्रेजेंस बढ़ाई जाए और अपना डोमिनेंस और स्थापित किया जाए। उसके बाद त्रिपुरा एक और इंटरेस्टिंग होगा। हम बीजेपी और कांग्रेस की बात करें, बट यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस भी काफी समय से प्रेजेंस है त्रिपुरा में। काफी वो मेहनत कर रहे हैं वो, क्योंकि यहाँ पे जो बंगाली कम्युनिटी है, उनकी अच्छी खासी तादाद है। तो बंगाल के बाद जब इलेक्शन जीती थी तृणमूल कांग्रेस, उसके बाद वो गोवा गए थे। गोवा में उन्होंने कोशिश की थी, में इतनी उनको सफलता नहीं मिली। बट त्रिपुरा में वो काफी मेहनत कर रहे हैं वो, और त्रिपुरा में वो एक थर्ड प्लेयर बन सकती है टीएमसी। वो कोशिश करे कि कांग्रेस का अल्टरनेटिव दे इस राज्य में। काफी टाइम से वो एक्टिव है वो। अब जब इलेक्शन होगा तो ये देखना पड़ेगा कि टीएमसी की कितनी अपनी प्रेजेंस वहाँ त्रिपुरा में दिखा पाती है वो, या सो गोवा जैसा हालत होती है, या वो कुछ प्रेजेंस अपनी त्रिपुरा में दिखा पाएगी। चांसेस तो यहाँ पे लगते हैं, क्योंकि कांग्रेस तो यहाँ पे जीरो है। तो हो सकता है कोई ऑल्टरनेटिव अगर वोटर्स देखना चाहें तो टीएमसी एक वहाँ पर आ सकती है। हालांकि कितना वो ऑल्टरनेटिव है, कितना वो बीजेपी के अगेंस्ट है, ये थोड़ा सा सॉफन अप तो उनका स्टैंड हुआ है ममता बनर्जी का। खैर, आगे चलते हैं, बात करते हैं कर्नाटक की। इन तीन स्टेट्स के बाद अगले जो चुनाव होंगे वो कर्नाटक में होंगे। फिलहाल यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट है। लास्ट इलेक्शन में बीजेपी ने
2024 में से 224 में से 104 सीट जीती थी, और कांग्रेस ने 80 सीट जीती थी। यहाँ पर तीसरा प्लेयर जेडीएस है। जेडीएस के जो चीफ मिनिस्टर ही बने कांग्रेस के सपोर्ट से, लेकिन फिर उनकी सरकार गिर गई और अभी बीजेपी यहाँ पर पावर में है। और बीजेपी के चीफ मिनिस्टर सीएम बोम्मई हैं, जो डिफेंड करने वाले हैं स्टेट को अगले इलेक्शन में। यहाँ पर कांग्रेस की पकड़ थोड़ी मजबूत है, लेकिन आगे आने वाले इलेक्शन में क्या होता है वो देखेंगे। अभिषेक, आप क्या ऐड करना चाहेंगे कर्नाटक को लेकर? कर्नाटक में जब लास्ट ईयर इलेक्शन हुए थे तो एक हंग असेंबली बनी थी, किसी को भी बहुमत नहीं मिल पाया था। पर कांग्रेस ने जेडीएस को सपोर्ट किया और जेडीएस के कुमारस्वामी चीफ मिनिस्टर बने थे, उसको कुछ महीने सरकार रही। फिर उसके बाद इस गठबंधन में टूट पड़ी, कुछ विधायक बीजेपी में चले गए, बीजेपी ने वापस अपनी सरकार बना दी। कर्नाटका बीजेपी के लिए काफी इंपॉर्टेंट स्टेट है, क्योंकि एक तो साउथ में बीजेपी अपनी कोशिश कर रही प्रेजेंस बढ़ाने की, तो कर्नाटका में उनका काफी अच्छा होल्ड है। वो चाहते हैं कि कर्नाटका वो रिटेन करे और उसके बाद फिर साउथ के दूसरे स्टेट में अपनी प्रेजेंस बढ़ाए वो। यहाँ पे इंटरेस्टिंग है बीजेपी में कि बीजेपी का जो इंटरनल जो पॉलिटिक्स है कर्नाटक की वो काफी इंटरेस्टिंग है। येडुरप्पा को हटा के बोम्मई को सीएम बनाया था, क्योंकि जो बट बीजेपी की मजबूरी ये है कि ये येडुरप्पा को पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर पाई, क्योंकि या कोई एक अच्छा मजबूत चेहरा अभी तक नहीं दे पाई है। क्योंकि जो येडुरप्पा है वो लिंगायत कम्युनिटी से आते हैं और कर्नाटका में काफी तादाद में लिंगायत की कम्युनिटी है, और ये बीजेपी का एक मेन कोर वोट बैंक माना जाता है। अगर लिंगायत बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते तो बीजेपी के लिए मुश्किल होगा वापस सत्ता में आने के लिए। तो ये इंटरेस्टिंग होगा कि बीजेपी किस तरह से अपनी इंटरनल पहले पॉलिटिक्स मैनेज करती है। अगर वो मैनेज कर पाए इंटरनल पॉलिटिक्स, येडियुरप्पा को मैनेज कर पाए और बाकी के जो फ्रैक्शंस है उनको मैनेज कर पाए, उसके बाद फिर देखना होगा कि किस तरह से वो कितनी सीटें जीत पाएगी, इसका काफी इफेक्ट होगा। जेडीएस एक प्लेयर है, छोटा प्लेयर है, खासतौर पे अगर देखें तो जो मैसूर कर्नाटका जो बोलते हैं कर्नाटका का रीजन, वहां पे इनकी काफी अच्छी प्रेजेंस है। वहां पे कांग्रेस के काफी अच्छे फेयर चांसेस इन इलेक्शंस में। जहाँ पे ये बात की जा रही है कांग्रेस सबसे मजबूत है वो है कर्नाटका। बट कर्नाटका में कांग्रेस में भी वही दिक्कत है जो बीजेपी में, वहां पे भी दो गुट बने हुए डीके शिवकुमार का और सिद्धरामैया का। तो ये देखना होगा कांग्रेस भी अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स को कैसे मैनेज करती है। अगर इंटरनल पॉलिटिक्स होती है तो कांग्रेस अपने आप को ही डैमेज हो जाएगी। अगर वो मैनेज कर लेते हैं तो बीजेपी को टफ फाइट दे पाएगी वो कर्नाटका में। ठीक है, तो ये तो बात रही कर्नाटक की, जहाँ बीजेपी कांग्रेस दोनों में इंटरनल पॉलिटिक्स भी एक फैक्टर रहेगा। अभी तक जिन और चार यहाँ पे स्टेट्स की। हाँ यहाँ पे अभिषेक। एक और बात होना, कर्नाटक एक ऐसा स्टेट है यहाँ पे लोकसभा की भी 28 सीटें, 28 सीटें काफी एक अच्छी संख्या होती है। लगभग हम्म 5% सीटें लोकसभा की कर्नाटक यानी 28 सीटें आ रही है। तो हम्म। इस 2024 के नजरिए से भी देखें कि के लिए भी इम्पोर्टेंट है कर्नाटका। ठीक है, तो ये तो बात रही कर्नाटक की। अभी तक जिन चार स्टेट्स की हमने बात की, वहां पर बीजेपी और कांग्रेस के अलावा दूसरे प्लेयर्स भी हैं, रीजनल प्लेयर्स भी हैं। लेकिन अब जिन तीन स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये बीजेपी और कांग्रेस हेड टू हेड इनकी फाइट होती है इन तीन स्टेट्स में। लास्ट टाइम राजस्थान में बीजेपी को 200 में से 73 सीट्स मिली थी, और कांग्रेस को 100 सीट मिली 200 में से। यहाँ पर अशोक गहलोत अभी सीएम है, कांग्रेस की सरकार है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 91 में से 15 ही सीट्स ले पाई, जहाँ पर कांग्रेस ने 68 सीट्स जीती और भूपेश बघेल की अभी सरकार है। और फिर मध्य प्रदेश, जहाँ पर थोड़ा हमने खींचतान भी देखी, 230 में से 109 सीट बीजेपी को मिली थी और 114 सीट कांग्रेस को मिली, लेकिन कांग्रेस के कमलनाथ की सरकार गिरी और अभी फिलहाल बीजेपी की सरकार है। तो ये तीन जैसा मैंने कहा, एक तो ये इम्पोर्टेंस इन तीन स्टेट्स का है कि यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट है। और दूसरा ये कि ये हिंदी बेल्ट के की स्टेट्स कहलाई जाती हैं, जहाँ पर बीजेपी का एक स्ट्रांग होल्ड है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है अभिषेक इन तीन स्टेट्स में? सबसे पहले तो यही यहाँ तीन तीन स्टेट। सबसे पहले तो यहाँ इन तीन स्टेट्स के चुनाव हैं कब? हाँ, इसके कर्नाटक बता दूं, कर्नाटका जो हम भूल के बताना, कर्नाटका में मई में इलेक्शन हो गए और इन तीन स्टेट में इस साल के आखिरी में नवंबर दिसंबर में चुनाव हो सकते हैं, हो गए, नो हो कह सकते हैं, हो गए नवंबर दिसंबर में चुनाव।
ये तीन स्टेट है जहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस हेड टू हेड है। कोई तीसरा फंड आज की तारीख में मौजूद नहीं है, और लगता भी नहीं कि एक साल में कोई तीसरी कोई शक्ति उभर पाए या तीसरा कोई ऑप्शन उभर पाए। डायरेक्ट जो फाइट होना है इन बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होगी। और यही तीन स्टेट है जहाँ पे 2018 में कांग्रेस ने तीनों जीते थे। तो मध्य प्रदेश उन्होंने बाद में 15 महीने कमलनाथ की सरकार है, उसके बाद उन्होंने गवा दिया। कांग्रेस की जो सर्वाइवल क्वेश्चन है उसके लिए ये तीन स्टेट काफी इम्पोर्टेंट है। अ, अभी राजस्थान छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है। अभी देखते कांग्रेस की तीन राज्यों में सरकार है, राजस्थान छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में। अगर ये तीन राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी अगर कांग्रेस गवा देती है तो केवल एक हिमाचल प्रदेश छोटा राज्य रहेगा जिसमें सरकार रहेगी। कर्नाटका का जो भी रिजल्ट है वो तो उसके बाद पता पड़ेगा क्या रिजल्ट रहता है वो। बट कांग्रेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बीजेपी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीजेपी के स्ट्रांग होल्ड है ये। अ, मध्य प्रदेश में उनकी सरकार है, कई सालों से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है। राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में भी 2018 के पहले उनकी सरकार थी। और लोकसभा इलेक्शन वाइज के लिए हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें है, जिसमें से पिछली बार बीजेपी को 28 सीटें मिली थी और एक कांग्रेस के पास आई थी। राजस्थान में 25 की 25 सीटें पूरी की पूरी बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। छत्तीसगढ़ भी छोटा स्टेट है, तब भी 11 सीट्स है वहां पे। तो ये सब देखे तो आपको लगभग 65 सीटें होती हैं इन तीन राज्यों में लोकसभा की, जहाँ पे बीजेपी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। जिस वजह से एक कारण ये था कि जहाँ मेजोरिटी उनकी आई, अपार्ट फ्रॉम यूपी बिहार, ये तीन स्टेट और गुजरात लगभग क्लीन स्वीप किए थे इन्होंने। तो 2024 के लिए इलेक्शन को देख के भी ये इलेक्शन इंपॉर्टेंट है कि बीजेपी कैसा परफॉर्म करती है। और कांग्रेस के सर्वाइवल का क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे हेड टू हेड फाइट है। अगर कांग्रेस यहाँ पे भी अच्छा नहीं कर पाई तो फिर कांग्रेस की 2024 में दिक्कत होगी। और ये जो प्रिंसिपल पोजीशन पार्टी के लिए जो एक जगह के लिए अभी कई दावेदार आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी है, इधर जेडीयू के नीतीश कुमार भी दावा कर रहे हैं कि 2024 में वो कोशिश कर रहे हैं कि वो भी एक एक चेहरा बन पाए विपक्ष का। तो इसके इलेक्शन के रिजल्ट काफी डिसाइड करेगी कि कांग्रेस की विपक्ष में क्या पोजीशन रहती है। ठीक है। और जहाँ अभिषेक बात कर रहे थे नेशनली और ओपोनेंट्स कांग्रेस के अल्टरनेटिव उभरने के, वहीं पर 8वें नंबर पर आप देख सकते हैं तेलंगाना। तेलंगाना और मिजोरम के एक साथ चुनाव होने वाले हैं। और तेलंगाना में जो तेलंगाना राष्ट्र समिति जो पार्टी है, वो अब भारतीय राष्ट्रीय राष्ट्र समिति BRS हो चुकी है। भारत राष्ट्रीय समिति, अभिषेक आप करेक्ट कर सकते हैं अगर मैं गलत बता रहा हूँ तो यहाँ बीआरएस। BRS, तो BRS अब TRS से BRS हो चुकी है और यहाँ पर चुनाव है। लास्ट टाइम तो बीजेपी यहाँ 119 में से एक सीट जीती थी और कांग्रेस 19 सीटें जीती थी, यहाँ कांग्रेस मिसिंग है। लेकिन यहाँ भी इंटरेस्टिंग होगा चुनाव आगे होना। अभिषेक, आपको क्या लगता है, बीजेपी बहुत जोर लगाने वाली है यहाँ पे? ये तेलंगाना मिजोरम में भी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान के साथ ही चुनाव हुए नवंबर दिसंबर में साल के आखिरी में। तेलंगाना में जो टीआरएस केसीआर काफी स्ट्रांग लीडर है। वहां पे जो फाइट है वो विपक्ष की पार्टी के लिए कि कांग्रेस है बीजेपी। बीजेपी काफी कोशिश कर रही है। कर्नाटका के बाद जैसे मैंने बोला कि साउथ में प्रेजेंस बढ़ाना चाहती है, तो जहाँ पे उनको ज्यादा चांसेस अभी 8% लग रहे हैं वो तेलंगाना है कि तेलंगाना में हम अच्छा कर सकते हैं। तो बीजेपी काफी कोशिश कर रही है। कांग्रेस अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रही है, जैसे कि बाकी राज्यों में लड़ रही है वो। और केसीआर के भी राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में आने के एक एम्बिशन है उनका, इसलिए उन्होंने अपने पार्टी का नाम टीआरएस से बीआरएस किया। वो कोशिश कर रहे हैं कि यूनाइटेड विपक्ष का वो चेहरा बन पाए। अगर वो चुनाव जीतते हैं, जिस तरह से लास्ट टाइम 2/3 मेजोरिटी से भी ज्यादा सीटें उनको मिली थी, उस तरह की मेजोरिटी यहाँ पे मिलती है, तो उनकी कोशिश रहेगी कि वो एक जो थर्ड फंड एक जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो उसका चेहरा बने। तो तेलंगाना के भी इंटरेस्टिंग रहेगी चुनाव। मिजोरम में अभी जो वहाँ की लोकल पार्टी है मिजोरम नेशनल फ्रंट, उनकी उनकी सरकार है। यहाँ पे भी बीजेपी कोशिश कर रही है कि वो एक एक, एक अपनी प्रेजेंस वहाँ पे दिखा पाए, इस तरह से जो हमने त्रिपुरा मेघालय नागालैंड में बात की थी। ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ TRS को लेकर, KCR की जहाँ बात की तो मुझे याद आया कि एक जगह मैं ये देख रहा था कि दरअसल होता क्या है कि इन पार्टीज को, जो रीजनल पार्टीज हैं,
अब उन्हें ये समझ में आने लगा है कि वो स्टेट इलेक्शंस तो जीत जाती हैं, लेकिन लोकसभा में उनका रिप्रेजेंटेशन कम होते जा रहा है। तो अब अपना रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में कैसे बढ़ाया जाए, उसको ये दिखाने के लिए कि हम अब एक लोकल पार्टी नहीं है, अपने ही स्टेट्स के लोगों को, अपने ही स्टेट के रेस्पेक्टिव जो स्टेट्स हैं उनके लोगों को ये दिखाने के लिए कि आप ऐसा मत सोचिए कि हम सिर्फ आपकी स्टेट की पार्टी है, हम नेशनल भी जाना चाहते हैं। तो आप हमें स्टेट में तो जिताइए, आप हमें लोकसभा में भी जिताइए। तो टीआरएस को लेकर ही मैं ये बात पढ़ रहा था कि टीआरएस का एक्चुअली हो सकता है नेशनली इतना बड़ा एम्बिशन ना हो, लेकिन उनकी कोशिश ये है कि स्टेट जीतने के साथ, क्योंकि स्टेट तो 2/3 मेजोरिटी से वो जीते ही, स्टेट जीतने के साथ वो अपनी अटेंडेंस और अपनी प्रेजेंस लोकसभा में भी बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने ये एक्सरसाइज की है कि वो बीआरएस को अब टीआरएस बना रहे हैं और अपने ही स्टेट में लोगों को ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप लोकसभा में भी हमें वोट दीजिए। हालांकि तेलंगाना से बाहर बीआरएस को कितने वोट मिलते हैं ये तो देखने वाली बात होगी। खैर लास्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ के इलेक्शंस अभी अनाउंस तो नहीं हुए, लेकिन हो सकता है कर्नाटका के साथ यहाँ पर इलेक्शन हो। अभिषेक, और क्या ऐड करना चाहेंगे आप? यहाँ की क्या पार्टीज हैं और यहाँ की क्या हालत है? जम्मू कश्मीर में जब से आर्टिकल 370 हटा है, उसके बाद पहली बार इलेक्शन प्रोबेबिलिटी कि ये साल हो जाए। और जहाँ तक प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ पे गर्मियों में इलेक्शन से हम जानते हैं कि वहाँ पे काफी ठंड पड़ती है, कई विंटर में कई एरियो का एक्सेस टूट जाता है वहाँ पे। तो हो सकता है कर्नाटक के साथ मई में यहाँ पे इलेक्शन हो। परिसीमन हो चुका है यहाँ पे, पर यहाँ पे एक जो थोड़ा सा पेच अटता है कि जो परिसीमन हुआ है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में ये केस पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है, तो उस फैसले के आधार पे यहाँ पे उसके बाद फिर यहाँ पे इलेक्शन अनाउंस हो। बट गवर्नमेंट की भी कोशिश है कि जल्द से जल्द वो यहाँ पे इलेक्शन करवाए, लोकल रिप्रेजेंटेटिव को एक डेमोक्रेसी वापस वहाँ पे लेके आए। क्योंकि एक इंटरनल पॉलिटिक्स की ग्लोबल सिचुएशन भी देखे तो भारत ये एक मैसेज देना चाहेगा कि हमने 370 हटाया बट डेमोक्रेसी नहीं हटाई है। वहाँ पे भी इलेक्शन हो रहे हैं, हम्म। वहाँ पे भी लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए थे, उसके बाद हमने विधानसभा के भी चुनाव कराए। तो कोशिश यही है जल्दी से जल्दी चुनाव हो, बट अभी डेट डिक्लेयर नहीं है। यहाँ पे भी देखे तो वहाँ पे दो वहाँ पे लोकल पार्टी है, महबूबा मुफ्ती की पार्टी है, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस है, बीजेपी है, कांग्रेस है। कांग्रेस से ही अभी कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले कांग्रेस के एक बड़े लीडर गुलाम नबी आजाद अलग हुए, उन्होंने अपनी अलग पार्टी लॉन्च की है। उसके अलावा कई छोटी छोटी पार्टियां भी है कश्मीर और जम्मू की। तो देखते हैं कि कब इलेक्शन होते हैं और किस कौन सी पार्टी कैसे परफॉर्म करती है। ठीक है, तो ये थी 10 स्टेट्स जिनके बारे में हम आज बात करना चाह रहे थे। एक बार फिर आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। पॉलिटिक्स आपको याद रहे 2023 में भी, इसलिए हमने कोशिश की कि पहला वीडियो ही पॉलिटिक्स के बारे में किया जाए। इस बार के कॉन कॉल में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।